चौपाल चर्चा में आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। चौपाल चर्चा आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जहां हम आपसे संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं और हमारे विशेषज्ञ उन प्रश्नों के जवाब देते हैं। आज इसी कड़ी में हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। जी हाँ, इस योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी और एक तरह की छाता योजना है ये, जिसके अंतर्गत कृषि और उससे संबंधित व्यवसायों को मजबूती देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। और विशेष तौर पर आज हम बात करेंगे पशुपालन के बारे में। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और हमारे किसानों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, जो उप निदेशक है निदेशालय पशुपालन विभाग उत्तराखंड में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर वशिष्ठ। और आज हम इस योजना के अंतर्गत पशुपालन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वशिष्ठ जी, सबसे पहले इस योजना के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। क्या मकसद रहा इसका और कौन कौन से व्यवसाय हैं कृषि से जुड़े हुए, और कृषि की कौन कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जिनकी मजबूती के लिए इस योजना को लाया गया था? देखिए, पशुपालक भाइयों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये सन 2007 में भारत सरकार ने शुरू की थी। एक सेंट्रल सेक्टर योजना है। सेंट्रल सेक्टर योजना का मतलब कि एक ऐसी योजना जिसमें भारत सरकार भी कुछ पैसा देती है और स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकारें होती हैं, वो भी अपना कुछ पैसा लगा कर देते हैं, कृषि संबंधी कार्य करते हैं। पशु पालक हो या कृषक हो, कृषक के जो भी वो काम करते हैं, उस काम को सपोर्ट करते हुए, उनकी उद्यमिता में विकास करते हुए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में विकास करते हुए, और साथ साथ उनके जो रिस्क है, कृषि में से संबंधित जितने भी रिस्क होते हैं उनको कम करते हुए कृषि को लाभदायक बनाने का ही प्रयास है। ये योजना इसी नाम की है। इसीलिए इस योजना का जो मेन जो मकसद है वो यही है कि किसी न किसी तरीके से कृषि को एक लाभदायक व्यवसाय बनाया जाए, और जो नवयुवक हैं, यूथ हैं, उनको इस तरफ अट्रैक्ट किया जाए, वो यहाँ पे आए और अपना काम शुरू करें। जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बहुत सारे और विधाएं हैं जिसमें आज नवयुवक अपना व्यवसाय ढूंढते हैं और अपने आर्थिकी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, इसी तरीके से कृषि को भी जो है वो अपना सकते हैं। आज कृषि में इस तरह के मॉडल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से वो डेवलप किए जा रहे हैं, और जिससे कि नवयुवक और जो हमारे कृषक बंधु हैं, उनकी जो है आय में बढ़ोतरी धीरे धीरे की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सन 2022 तक जो है हम अपने इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि पशुपालन पर आज हम विशेष फोकस रखेंगे, और हमारे जो युवा हैं वो कृषि को एक व्यवसाय की तरह से ले, पशुपालन जो कि एक पूरक रहा है कृषि का, और साथ ही अब हम देख रहे हैं कि इसका एक व्यवसायिक रूप भी सामने आ रहा है। डेयरी बड़ी बड़ी खुल रही हैं। हमारे युवा जो हैं वो भले ही शहरों में पढ़े हैं, लेकिन उसके बाद कई ऐसे युवा हैं जो कि अपने गाँव की तरफ मुड़े और उन्होंने डेयरी के इस व्यवसाय को एक नई ऊँचाई भी दी। ऐसे में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हमारे युवाओं को सपोर्ट किया जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस योजना के अंतर्गत जो पशुपालन की हम बात कर रहे हैं, इसके किस किस तरह के फायदे सामने आए हैं? देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से पशुपालन के क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, और खासतौर से जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं और युवा हैं, और जो हमारे पढ़े लिखे कृषक बंधु हैं, वो भी आज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से आय सृजन कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बहुत सारे तरीके निकाले गए हैं, बहुत सारी सब स्कीम्स इसके अंदर चलाई गई हैं। स्टार्टअप प्रोग्राम इसके अंदर जो है चलाया गया है, जो हमारा एग्रीप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। इसमें तो जो नवयुवक होते हैं जिनके पास बेसिक आइडिया है, उनको 10,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाता है, 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, और रहने खाने का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। उसके बाद अगर उनकी आइडिया सही है, एक कमेटी होती है, RKY में एक कमेटी बनी हुई है, स्क्रीनिंग कमेटी है, जो इसको देखती है कि अगर ये आइडिया सही है और सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और एक नया स्टार्टअप बना के एक नए तरीके से काम किया जा सकता है, तो ऐसे आइडियाज को सिलेक्ट किया जाता है, और इस तरह के आइडियाज को सिलेक्ट करके भारत सरकार लगभग 5 लाख रुपए का मैक्सिमम अनुदान यहाँ पर दे सकती है और देती है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, और बहुत सारे नवयुवक हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि उनको ये सारी सुविधा कैसे मिल सकती है और इसकी जानकारी कैसे मिलती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर में है, वहां पर ये सारी की सारी चीजें कराई जाती है। मैनेज हैदराबाद में कराई जाती है, और भी इंस्टीट्यूशन है, BHU
जो बनारस में है वहाँ पे इस तरह की कराई जाती है, ट्रेनिंग जी, कराई जी। जाती है। तो खास जी। तौर से जो जयपुर वाला इंस्टीट्यूट है वहाँ की साइट पर आप जाएंगे और वहाँ पर जाके आप पूरा फॉर्म इसका ले सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं और समय समय पर आप अगर अवेयर हैं तो आपको ये सारी सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहेगी। जी। अगला जी। मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि आपने अभी स्टार्टअप के बारे में बताया कि जो नव युवक हैं, पढ़े लिखे हमारे युवा हैं और वो अपने गांव से कृषि से जुड़े रहना चाहते हैं, तो उनके ऐसे आइडियाज़ जो हैं उनको रूप देने की कोशिश की जाती है और उसके अनुसार उन्हें अनुदान भी प्राप्त हो जाता है। इस तरह की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत है। आगे आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा कि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसको लेकर हमारे किसान क्या कह रहे हैं और इस योजना से किस तरह के सवाल उनके जुड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ किसानों से। मैं उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने 2016 में एक गाय डेयरी की थी। एक विशेषज्ञ ने मुझे बताया कि आप खनिज मिश्रण बनाएं और खनिज मिश्रण से आपके दूध का उत्पादन अच्छा होगा। मैंने खनिज मिश्रण बनाया, मेरा तो दूध का उत्पाद बहुत बढ़ गया और मैं बहुत अच्छा मुझे फ़ायदा हुआ। अब मैं डॉक्टर साहब आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस उच्च स्तर पर कैसे लेके जाऊँ, कैसे मुझे इससे ज़्यादा लाभ और मिल सके, तो मुझे कृपया बताने का प्रयास करें। बिल्कुल शैलेंद्र जी, हमारे दर्शक थे और हमारे किसान भी हैं जिनका प्रश्न है आपके लिए कि इन्हें विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि खनिज मिश्रण का इस्तेमाल करें तो आपके पशु को लाभ होगा और ज़्यादा मात्रा में दूध आपको प्राप्त होगा, और ऐसा उन्हें लाभ मिला भी। अब इससे और ऊपर ले जाना चाहते हैं, अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं और अन्य किसानों की भी शायद मदद करना चाहते हैं। खनिज मिश्रण पर इनका विशेष तौर पर फोकस है, तो उन्हें क्या आप यहाँ पर विकल्प देना चाहेंगे? क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? दूध की मात्रा को कैसे बढ़ाना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे देश में ऑलरेडी दूध की गंगा बहती है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूध की डिमांड भी बढ़ेगी और दूध की जो उत्पादक क्षमता है पशु की, वो भी बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम जो पशुपालक को करना होगा वो ये करना होगा कि जितना भी जो प्रबंधन है पशु का, वो प्रॉपर तरीके से हो, सही तरीके से हो। पशु आरामदायक स्थिति में रहे, ज्यादा भीड़ भाड़ करके पशु को ना रखें, उनके खाने पीने पे सही तरीके से ध्यान दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, बाकी कुछ चीजें जो पशुपालक को ऑलरेडी पता है, लेकिन ये जो बातें हैं ये शायद नहीं पता कि जो ड्राई पीरियड होता है, एक ऐसा समय जब दूध का लास्ट का पीरियड होता है, लास्ट का समय होता है जब हम दूध को कम कर देते हैं, दूध निकालना कम कर देते हैं। तो उस पीरियड को यदि हम सही समय से उसको शुरू करें, ड्राई पीरियड को कम से कम 45 दिन का जो है समय दें और इस दौरान दूध को धीरे 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 करके कम करते चले जाएं और पशु को अच्छा आहार दें, उसको जो है इस तरह का मौका दें कि ताकि उसका जो अडर है, अडर मतलब जो उसका जो थन है, वो धीरे 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 अगले बार जब वो दूध देना है तो उसके लिए वो तैयार हो जाए। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि जो ड्राई पीरियड होता है, ड्राई पीरियड को बहुत शॉर्ट रखते हैं। शॉर्ट रखने से क्या होता है कि जो थन है, थन वो अगली बार दूध देने के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती है। तो दूध का उत्पादन अगली ब्यात में कम हो जाता है। जी। पहली चीज। दूसरा ये कि पूरे भारतवर्ष में अगर दूध की उत्पादकता को बढ़ाना है, किसी भी पशुपालक को बढ़ाना है, तो उसको अपनी डेयरी के अंदर सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस की जांच करते रहना पड़ेगा। सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस एक ऐसी मेस्टाइटिस है आज पूरे भारतवर्ष के अंदर करीबन लगभग गायों में 10 से 50% और भैंसों में 10 से 20% केस नॉर्मल कंडीशन में वो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस के पाए जाते हैं। यदि ये सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि जो कोई भी पशु होगा उसकी जो उत्पादक क्षमता है वो अपने आप बढ़ जाएगी। जी। क्लिनिकल मेस्टाइटिस के टाइम में ही पशुपालक इलाज कराता है, लेकिन सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस के टाइम में पशुपालक को ये पता ही नहीं होता है कि कोई इन्फेक्शन थनों में बना हुआ है और उसकी वजह से दूध जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है। जी जी। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे तरीके हैं। सोमेटिक सेल काउंटर मार्केट में उपलब्ध है और कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट मार्केट में उपलब्ध है। इनकी ट्रेनिंग जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र या जो वेटनरी कॉलेज उनके माध्यम से वो कराई जा सकती है और पशुपालक इस तरह की ट्रेनिंग ले सकता है। आज बहुत सारे इस तरह की जानकारी आप नजदीक के जो पशु चिकित्सा अधिकारी उनसे ले सकते हैं। यदि आप अपने सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस को पशु के अंदर कंट्रोल रखेंगे
तो निश्चित रूप से आपकी जो दूध की मात्रा है वो और ज्यादा बढ़ेगा। बहरहाल इसी के साथ ही वक्त हुआ है चौपाल चर्चा में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और किसानों के सवाल हम अपने एक्सपर्ट के सामने रखेंगे। आप बने रहे चौपाल चर्चा के साथ। छोटा सा ब्रेक। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। आज हम चौपाल चर्चा में बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में और विशेष तौर पर आज हमारी चर्चा है पशुपालन पर। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कैसे युवा पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनके जो नए नए आइडियाज़ हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है और उन्हें रूप देने की भी कोशिश की जा रही है। बहुत सारे किसान हमसे कार्यक्रम में जुड़ते भी हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन तक अपने सवाल भी पहुँचाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ लगातार बने हुए उत्तराखंड से, उनसे हम सवाल कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले किसान है उनका हम प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर साहब ये बताने की कृपा कीजिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इसमें केवल कृषि से संबंधित प्रोग्राम हैं या पशुपालन से संबंधित कोई योजनाएं हैं? अवगत कराने की कृपा कीजिएगा। ये हमारे किसान थे वशिष्ठ जी। इनका हमारे जो किसान थे सवाल ये है कि जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसमें पशुपालन से संबंधित क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कृषि की तो बात की ही जाती है और कृषि का जो पशुपालन के बिना कृषि अधूरी है। तो एलाइड सेक्टर जो हमारा पशुपालन है, पशुपालन के संबंध में भी बहुत सारी योजनाएं जो है यहाँ पर वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से इम्प्लीमेंट की जाती है। खास तौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो योजनाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ, मैं उत्तराखंड से हूँ तो उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे काम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से पशुपालन में हुए हैं। जैसे जो फॉडर ब्लॉक बनाने का जो सेंटर है हमारे यहाँ कालसी में, तो उसमें काफी हद तक जो पैसा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से दिया है। और फॉडर ब्लॉक बनाने के बाद आज ये स्थिति है कि कोविड-19 के दौरान जब पशुपालकों को समय पर भूसा नहीं मिल पा रहा था, तो फॉडर ब्लॉक के माध्यम से उन्होंने अपने पशुओं को भोजन खिलाया, अपने पशुओं को आहार खिलाया। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो फॉडर ब्लॉक के माध्यम से जो है पशुपालक को मिल रहा है जी। तो अगर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से ये फॉडर ब्लॉक जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, या सेंटर बनाने जो फॉडर ब्लॉक डेवलपमेंट जो सेंटर है वो नहीं बनाया जाता, तो निश्चित रूप से जो है आज ये सारी सुविधाएं पशुपालक को नहीं मिलती। इसके अलावा डेयरी सेक्टर के अंदर जो मिल्क चिलिंग प्लांट हैं या उनकी जो दूध की जो संग्रहण करने की क्षमता है उसको बढ़ाने का काम, या गोडाउन बनाने का काम, या फिर इस तरह के जो फॉडर ब्लॉक डेवलपमेंट के और भी काम है उससे संबंधित, ये सारा का सारा पैसा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से ही मिला है। इसके अलावा जो मिल्क टेस्टिंग यूनिट्स होती हैं, जब दूध लेने के लिए जो कोऑपरेटिव के सचिव होते हैं, जब दूध लेने के लिए वो पशुपालक के पास जाते हैं, तो पशुपालक को वो दूध की माप करके और दूध का फैट परसेंटेज, एसएनएफ परसेंटेज उनका नाप के उनको जो है उनका एक रेट दिया जाता है। तो पहले उसमें किसी तरह की हेराफेरी होने के चांसेस होते थे, बहुत सारे संभावना थी कि इस तरह की हेराफेरी हो जाए, उनको पशुपालक को उनका सही रेट नहीं मिल पाता था। लेकिन आज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से जो डेयरी हमारा विभाग है उसने करीबन जो मिल्क टेस्टिंग यूनिट्स हैं, 400 मिल्क टेस्टिंग यूनिट वो लगाई हैं, और आज पशुपालक को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उसका दूध क्वांटिटी, क्वालिटी और रेट के हिसाब से उसको प्रॉपर तरीके से समझ में आता है। उसको एक पर्ची दी जाती है,
और उसको रेट एक दिया जाता है जो जिससे वो पूरी तरह से सहमत और सेटिस्फाइड होता है। जी, एक और किसान है, उनका प्रश्न भी हम ले लेते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड हरिद्वार से शैलेंद्र सैनी है, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। मेरा नाम संजय सैनी है। मैं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का निवासी हूँ। मैं पशुपालन डेयरी किस प्रकार कर सकता हूँ, कृपया करके डॉक्टर साहब बताएं। हमारे ये जो दर्शक हैं, किसान हैं, ये डेयरी खोलना चाहते हैं और इनका सवाल ये है कि किस प्रकार ये कर सकते हैं, इस योजना से किस किस तरह का लाभ मिल सकता है उन्हें। आपका सवाल ठीक है। अगर आप डेयरी खोलना चाहते हैं तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इस काम को छोटे स्तर पे करना चाहते हैं या बड़े स्तर पे करना चाहते हैं। जी। अगर आप छोटे स्तर पे करना चाहते हैं, 2 या 4 पशु पालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है अपने स्तर से भी इस चीज को शुरू कर सकते हैं। बैंक से लोन लेकर आज नाबार्ड के माध्यम से जनरल कैटेगरी के लोगों को 25% की सब्सिडी और ST/SC कैटेगरी के लोगों को 33% तक की सब्सिडी इसके लिए दी जाती है। अपना एक प्रोजेक्ट आप बनाकर बैंक में सबमिट कर सकते हैं, जो नाबार्ड को भेजा जाता है और नाबार्ड से जो है वहाँ की सब्सिडी आ जाती है और वो आपको सब्सिडी प्रदान कर दी जाती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप बड़े लेवल पे भी शुरू कर, अपना 10 पशु तक का भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं नाबार्ड के माध्यम से। और कार्यक्रम में हमारे एक और किसान जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं क्या कहना है उनका, क्या प्रश्न है। मेरा नाम अभिनव सैनी है और मैं हरिद्वार जिले का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का। डॉक्टर साहब, थनैला रोग से कैसे निजात पाएं, कृपया कर मुझे बताइए। अभिनव सैनी का प्रश्न है थनैला रोग से कि कैसे इसे निजात पाएं। जी, बड़ा इनका अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। थनैला डेयरी इंडस्ट्री के लिए एक अभिशाप है और कोई ना हर पशुपालक को इसका पता है कि इससे काफी नुकसान होता है। देखिए, सबसे पहला काम है थनैला रोकने के लिए वो ये कि आप अपने पशु को जहाँ पर रखते हैं, जहाँ पर बांधते हैं, वहां पर साफ सफाई रखें। साफ सफाई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। अगर साफ सफाई नहीं होगी, पशु जहाँ बैठता है वहां गंदगी पड़ी होगी, तो जो पशु के थन है, मतलब जो थन में जो टीट का जो छेद होता है, वहां से इन्फेक्शन चला जाता है और पशु में जो थनैला होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहला काम तो है साफ सफाई। दूसरा ये है कि आप जब भी अपने पशु का दूध निकालते हैं, तो दूध निकालने की जो रीति होती है उस पर भी निर्भर करता है कि थनैला होगा या नहीं होगा। अगर आपके दूध निकालने की रीति ठीक है, विधि सही है, दूध निकालते समय पशु के जो थन है उन पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं, तो थनैला होने के चांसेस वो कम हो जाते हैं। और अगर आप ज्यादा जोर देते हैं, तेज तेज करके निकालते हैं, कई बार जो मिल्किंग मशीन जो लोग यूज करते हैं उसमें जो प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है ब्लीडिंग हो जाती है और थन को काफी नुकसान पहुंचता है। तो ऐसी कंडीशन में भी थनैला होने की संभावना होती है। तीसरी बात, जो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता है, यदि हम उसको बना के रखेंगे तो थनैला रोग होने की संभावना काफी कम हो जाती है। तो इसके लिए जो बेसिक चीजें हैं, जो बहुत ही साधारण चीजें हैं, जैसे कि मिनरल मिक्सचर का समय समय पर प्रयोग करना, कुछ दवाइयां आती है मार्केट में जिनका प्रयोग करने से बॉडी की इम्यूनिटी को आप बना के रख सकते हैं, जिससे कि थनैला रोग होने की संभावना कम हो जाए। इस समस्या के संकेत मिले, ज़रूर चिकित्सक के पास जाएं और जो ज़रूरी दवाएं हैं उनका इस्तेमाल करें अपने पशु पर। और कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रख के आप थनैला रोग से अपने पशु का बचाव कर सकते हैं, उनके बारे में भी विस्तार से अभी हमारे मेहमान ने बताया। बहरहाल इसी के साथ ही चौपाल चर्चा में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद कुछ और किसानों के सवाल कार्यक्रम में शामिल करेंगे। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो किसानों के सवालों का सिलसिला जारी है। लगातार किसान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और कुछ और किसान हैं जो कि अपने प्रश्न हमारे एक्सपर्ट के सामने रखना चाहते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं उनके सवाल। मैं पशुपालन का कार्य करता हूँ। पशुपालन में अधिक दूध उत्पादन के लिए मुझे कुछ सुझाव दें। तो अभी हमारे किसान थे ओमकार जी, जिनका सवाल ये है कि पशुओं में दूध की मात्रा कैसे बढ़ाई जाए। शैलेंद्र जी क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पशुओं में अगर दूध की मात्रा को बढ़ाना है तो सबसे पहले, जैसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, कि पशु का प्रबंधन बहुत अच्छा हो, उसके खान पीन पर विशेष ध्यान हो, उसको समय समय पे जो उसका राशन है, कंसंट्रेट मिक्सचर है जिसको दाना बोलते हैं, दाना सही मात्रा में दिया जाए। अगर गाय है तो 1 किलो दूध पर 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना, और अगर भैंस है तो 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना उसको देना ही देना है। इसके अलावा जो मिनरल मिक्सचर का प्रयोग है, मिनरल मिक्सचर का प्रयोग लगातार किया जाए। इसके अलावा दूध निकालने की रीति है, बहुत सारी बीमारियों से बचाव है, वैक्सीनेशन है, टीकाकरण का एक बहुत बड़ा रोल है। यदि आप अपने पशु में टीकाकरण लगवा के रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, और जब बहुत सारी बीमारियां पशु को नहीं होती है तो निश्चित रूप से जो दूध है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, अपने पशु में मेस्टाइटिस ना होने दें, थनैला ना होने दें। थनैला होने से पशु का जो थन है वो हमेशा के लिए खराब हो सकता है, या फिर सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस बन सकती है, जैसा मैंने पहले बताया। तो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस को अगर आप कंट्रोल करके रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष का जो टोटल जो दुग्ध उत्पादन है वो कम से कम 50% तो बढ़ ही जाएगा। तो इतना बड़ा फर्क पड़ता है इस बात से। तो दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का भी इलाज किया जा सकता है, और मार्केट में बहुत सारी कैल्शियम, फास्फोरस और इस तरह की जो सप्लीमेंट हैं वो आते हैं, उनको देने से भी दूध की मात्रा में काफी फर्क पड़ता है। और कार्यक्रम में हमारे एक और किसान जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं क्या कहना है उनका, क्या प्रश्न है। मेरा नाम रमेश सिंह है, मैं दौलाबाजपुर चौरिया का रहने वाला हूँ और मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि पशुपालन विभाग के अंतर्गत कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये हमारे प्रगतिशील किसान थे जिनका कहना ये है कि वो एक युवा किसान है और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो मुख्य तौर पर कौन कौन सी सुविधाएं हैं इसके अंतर्गत? RQI के माध्यम से पशुपालकों के लिए स्पेशली, जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी उत्तराखंड में कुछ समय पहले 5 जो है वैन्स को खरीदा गया था। ये 5 वैन इस तरह की वैन थी जिनको एम्बुलेंस की तरह से इस्तेमाल किया गया, और कृषकों के बीच में जाके वो कैंप किए गए। कैंप लगभग ये मान के चले कि 3 साल में 5000 कैंप इन वैन्स के माध्यम से किए गए। तो एक बहुत बड़ी सुविधा वो पशुपालकों के द्वार पे जाके वो पशुपालन विभाग ने दी है। तो ये भी एक सुविधा पशुपालकों के लिए है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि कुछ जो माइग्रेटरी जो पशुपालक होते हैं, जो भेड़ पालक हैं या बकरी पालक हैं, उनको सुविधा देना। इसके अलावा फॉडर ब्लॉक बना के वो पशुपालक तक पहुंचाना। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पशुपालन विभाग के माध्यम से RQI योजना के अंतर्गत वो पशुपालक को दी जा रही है। जी जी। इसके अलावा मैंने बताया कि कृषि विभाग के माध्यम से भी संपर्क करके आप पशुपालन संबंधी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि बैकयार्ड पोल्ट्री की जो स्कीम है वो वहाँ पर वो भी उपलब्ध कराते हैं। आप वहाँ पर 50 चूजे आप वहाँ से ले सकते हैं आवेदन करके, और अपने उनका बाड़ा बनाने की भी सारी सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाती है जी। और अपना काम वहाँ से शुरू कर सकते जी। शैलेंद्र जी, अब अंत में आपसे मेरा यही सवाल है कि जो किसान अभी हमें देख रहे हैं और इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कौन कौन सी औपचारिकताएं इसके लिए उन्हें निभानी होती है, कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं? के लिए कोई बहुत ज्यादा औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो यही है कि एक भारतवासी होना चाहिए और बालिग होना चाहिए। दूसरा,
उसके पास जो है बेसिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए अगर आप इंक्यूबेटर प्रोग्राम जो होते हैं, स्टार्टअप इंक्यूबेटर प्रोग्राम, तो उसके लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। और जो स्टार्टअप है उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब जाके जो है वो इस तरह की जो ट्रेनिंग मिलती है 2 महीने की, वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। और रही बात जो कोई भी नवयुवक और कोई भी कृषक जो किसी भी इस तरह की योजना का लाभ ले सकता है, उसको जो भी संबंधित है, किसी को टिलर चाहिए, किसी को पाइप चाहिए, किसी को मुर्गी बाड़ा चाहिए, तो वो जो संबंधित विभाग से संपर्क करके और उस योजना की सारी जानकारी ले सकता है। कोई अलग से कोई इसका बहुत बड़ा परफॉर्मा नहीं है। जी शैलेंद्र जी, उम्मीद करते हैं कि जो जानकारियां आपने आज की इस योजना से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं, किसानों के सवालों के जवाब दिए हैं, उनका ज़रूर किसान लाभ उठाएंगे। और योजना तभी कामयाब होती है जब जिसके लिए बनाई गई है वो उस तक पहुंचे और उनका लाभ उठाएं। और यही मकसद भी होता है हमारा कि हम अपने किसानों को जागरूक करें, वो इन योजनाओं का फ़ायदा उठाएं, अपनी आय में वृद्धि करें और हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हमारा किसान आत्मनिर्भर बने। चौपाल चर्चा में फिलहाल इतना ही। चौपाल चर्चा के नए अंक में नए विषय के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ और कुछ और किसानों के साथ हम फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।